जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया। राजेश खन्ना इस गाने में भले ही अपने सपनों की रानी के आने की बात कर रहे थे, लेकिन असल जिंदगी में वो अपनी किस्मत को बुला रहे थे। और उनकी किस्मत की बागडोर जिस डायरेक्टर के हाथ में थी, या कह लें कि जो इस फिल्म के साथ ही आगे कई सुपरहिट फिल्मों से राजेश खन्ना को स्टारडम की बुलंदी तक पहुंचाने वाला था, वो कोई और नहीं बल्कि उस जूरी का मेंबर था जिसने 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर की ओर से आयोजित ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में आए 10,000 प्रतिभागियों में से राजेश खन्ना को चुना था। हालांकि विनोद मेहरा, सुभाष घई जैसे कई टैलेंट टॉप 10 में आए थे, लेकिन चूंकि राजेश खन्ना नंबर 1 थे, ऐसे में जूरी के कई प्रोड्यूसर्स ने ही राजेश खन्ना को अगले 1-2 साल में अपनी अपनी फिल्मों में हीरो साइन कर लिया। इनमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंत भी थे, जिन्होंने आराधना के साथ राजेश खन्ना को पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म का स्वाद ही नहीं चखाया, बल्कि आगे कटी पतंग और अमर प्रेम जैसी फिल्मों से उन्हें सुपरस्टार बना दिया। और जब शक्ति सामंत और फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट का जिक्र आया है, तो ये भी बता दें कि इसी कॉन्टेस्ट में कभी इस लड़के ने भी अपनी यही तस्वीर भेजी थी और यह फोटो देखकर ही उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। हो सकता है कि शुरुआती राउंड में यह तस्वीर जूरी मेंबर्स की आंखों से ही न गुजरी हो, और किसी ने देखी भी हो तो किसे पता कि किस्मत की कलम ने आगे के लिए एक और सुपरस्टार साइन कर रखा है। बस उसके मुंबई आने, कुछ ठोकरें खाने और फिर चमकते जाने का इंतजार है। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उसका सीधा संबंध शक्ति सामंत और अमिताभ बच्चन से है, लेकिन जब इन दोनों के बीच उस फिल्म के आने में काफी वक्त लग गया था, तो फिर इस कहानी में भी उसे थोड़ी देर से ही आने देते हैं। पहले जानते चलिए कि शक्ति सामंत उस दौर के सबसे सफल और सबसे असरदार डायरेक्टर बन चुके थे। राजेश खन्ना से पहले उन्होंने शम्मी कपूर को चाइना टाउन, कश्मीर की कली और एन इवनिंग इन पेरिस जैसी फिल्मों से टॉप पर पहुंचा दिया था। शर्मिला टैगोर तो खैर थी ही उनकी नायाब खोज। शक्ति सामंत 1970 तक बॉलीवुड के बड़े बैनर की फिल्मों वाले प्रोड्यूसर्स में आ चुके थे, जो स्टार बनाने और स्टार्स को भुनाने में माहिर थे। और कहते हैं कि जब 1968 में मुंबई आने के बाद अमिताभ बच्चन नरगिस और सुनील दत्त की सिफारिशों पर ऑडिशन के लिए इधर उधर तमाम स्टूडियोज की खाक छान रहे थे, तब सामंत सहित यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के कई मेंबर्स ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट लेकर बहरंग लौटा दिया था। इनमें वो लोग भी थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को फिल्मों में लेने और कुछ सीन शूट करने के बाद भी निकाल दिया था। खैर, 1969 से 71 के बीच लगातार 15 हिट फिल्में देकर जहां राजेश खन्ना खुद को अजेय समझ बैठे थे और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के मुट्ठी भर फिल्म मेकर्स ने बॉलीवुड को अपनी प्रॉपर्टी समझ ली थी, वहीं धीरे धीरे एक बदलाव की बयार बह रही थी। इसे रिसर्च की दुनिया के लोग पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं और हम आप जैसे फिल्मी शौकीन कहते हैं जॉनर में बदलाव। जो भी कह लें, रोमांटिक फिल्मों और रोमांटिक सितारों का सिंहासन हिल रहा था। एक्शन फिल्मों का एक नया ट्रेंड दस्तक दे रहा था और इसी ट्रांजिशन के बीच जब अमिताभ ने जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के साथ पुराने जॉनर, पुराने ढर्रे और पुराने सुपरस्टार तक को उखाड़ फेंका, बड़े बैनर, बड़े प्रोड्यूसर और बड़े फाइनेंसर्स ने नए घोड़े पर दांव लगाना शुरू किया। शक्ति सामंत जैसे दिग्गज अपने पैटर्न पर जब अमानुष, अनुराग जैसी फिल्मों से नाम, शोहरत और नेशनल अवार्ड तक कमा रहे थे, लेकिन जिस फिल्मी दुनिया में कमाई का असली मतलब पैसा हो, वहां अब उन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का सिक्का चल रहा था जो अमिताभ को लेकर फिल्में बना रहे थे। और 70 के दशक के आखिर तक अमिताभ का रुतबा वो हो चला था कि डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ के नाम से ही फिल्मों को मुंहमांगी एडवांस रकम दे देते थे। हालात ये थे कि अमिताभ बच्चन जितनी फिल्मों में काम कर रहे थे, उससे ज्यादा साइन की हुई पेंडिंग फिल्में मुहूर्त शॉट को तरस रही थी। और इन्हीं दिनों में शक्ति सामंत ने बड़ी मशक्कत के बाद अमिताभ को द ग्रेट गैम्बलर फिल्म के लिए साइन किया। ये फिल्म असल में 1967 में शम्मी कपूर को लेकर प्लान की गई थी, जिसे न्यूयॉर्क में शूट होना था, लेकिन इस बीच सामंत का मन बदल गया और वो आराधना बनाने में जुट गए।
अमिताभ के साइन करते ही बहुत सी चीजें एंग्री यंग मैन के हिसाब से बदली गईं और कुछ नए मार्केट ट्रेंड्स के मुताबिक। तब तक ये अमिताभ की पहली फिल्म थी जिसकी ज्यादातर शूटिंग विदेशों में तमाम लोकेशंस पर हुई थी। इनमें काहिरा, लिस्बन, पेरिस और रोम जैसे यूरोपियन शहर भी थे। अमिताभ डबल रोल में थे और उनके साथ उस दौर की दो टॉप हीरोइनें जीनत अमान और नीतू सिंह। पर फेम अमजद खान भी थे, लेकिन एक एक्सीडेंट का शिकार होने के चलते वो फिल्म से दूर हो गए और उनकी जगह उत्पल दत्त को लिया गया। म्यूजिक की कमान आर.डी. बर्मन को दी गई और उन्होंने आशा भोसले, किशोर कुमार और रफ़ी के साथ मिलकर इसका म्यूजिकल ट्रैक तो हिट करा ही दिया। ढाई पौने 3 करोड़ की लागत में बनी फिल्म पर सामंत ने पानी की तरह पैसा बहाया और तब तक लगातार कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों से बॉलीवुड के डॉन बन चुके अमिताभ को भी इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें हो चली थी। लेकिन जिस साल सुहाग, काला पत्थर और मिस्टर नटवरलाल जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाते हुए लागत से कई गुना कमाई की, ये फिल्म उम्मीदों का बोझ नहीं झेल पाई। एक साल पहले ही इसी जॉनर के फिल्म डॉन की टिकट खिड़की पर जहां एक एक मील लंबी लाइनें लगी थीं, इस फिल्म का कलेक्शन दूसरे हफ्ते से दम तोड़ता नजर आया। हालांकि आगे चलकर यही फिल्म कल्ट साबित हुई, लेकिन उस साल देसी बॉक्स ऑफिस पर बमुश्किल से अपनी लागत वसूल पाई और इसे फ्लॉप करार दिया गया। उस साल जहां अमिताभ की जुर्माना और मंजिल जैसी साधारण फिल्में भी अच्छी भीड़ जुटा पाई, इस फिल्म से दर्शकों की दूरी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की समझ से बाहर थी। लेकिन बहुत जल्द ही भांप लिया गया कि एक छोटी सी गलती बड़ा असर दिखा रही है। पहली खामी फिल्म के नाम में ही थी और लोग इसे इंग्लिश मूवी समझकर छिटक रहे थे। द ग्रेट गैम्बलर नाम के पीछे एक लॉजिक तो ये था कि चूंकि फिल्म ज्यादातर विदेशी साइट्स पर शूट हुई है और क्राइम ड्रामा थ्रिलर है, ऐसे में ये इंग्लिश टाइटल इसके नेचर से मेल खाता है। उस पर से डॉन जैसे इंग्लिश नाम वाली फिल्म ने ही पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दिया था। खैर, इस पर अड़ने के बजाय डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स के दबाव में भूल सुधारने की कवायद शुरू हुई। किसी रीजन में सबसे बड़ा जुआरी तो किसी में सबसे बड़ा खिलाड़ी नाम से इसके पोस्टर चस्पा हुए और कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसका त्वरित असर हुआ। जो फिल्म मेट्रोज तक सिमट गई थी, उसने छोटे शहरों और कस्बों में बाद में अच्छा कलेक्शन किया और खुद अमिताभ ने माना है कि 90 के दशक तक यह फिल्म रीप्रिंट और री रिलीज होती रही। और दोस्तों, आपने तो इसे टीवी पर कई बार देखा होगा। खैर, अमिताभ के पीक पर उन्हें नहीं भुना पाने की कसक ने शक्ति सामंत को मजबूर किया और उन्होंने उसी साल अमिताभ को एक और फिल्म के लिए मनाया। ये फिल्म थी 1981 में आई बरसात की एक रात। इसका बंगाली वर्जन भी उसके साथ ही शूट हुआ था और अनुसंधान नाम से रिलीज हुआ था। खैर, इस फिल्म के दिलचस्प किस्से किसी और वीडियो में दोस्तों। आज सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर तो करते ही चलिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।